हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस हम सफ़र। फ्रेंड्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंतर्गत 56वीं से 59वीं में जो बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें मैं सब्जेक्ट वाइज कर रहा ताकि आपको जिन सब्जेक्ट में समस्या हो उन सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लें। फ्रेंड्स, इसमें हिस्ट्री का हम क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस मोर और लेस आते हैं, है ना, तो इसमें थोड़ी हम डिस्कशन के लेवल को कम रखेंगे, है ना, और हम फोकस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर क्या हैं, है ना, और जहाँ पे चीज़ें समझने लायक होगी हम उसकी चर्चा कर देंगे। लेकिन उस प्रकार से डिस्कशन नहीं रखेंगे जिस प्रकार से हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस में रखते हैं, है ना। चलिए, होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि आर.डी. बनर्जी, केन दीक्षित और बत्त साहब, ये तीनों के तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं, है ना। लेकिन बी.ए. स्मिथ जो हैं, यह आपको इतिहासकार देखने को मिलेंगे, है ना, जिन्होंने काफ़ी सारी टिप्पणियाँ की हैं भारत के, है ना, एंसेंट हिस्ट्री के संदर्भ में बहुत सारी टिप्पणियाँ इनकी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने पुस्तक लिखा है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कई सारी, है ना, इन्होंने पुस्तक भारत पे लिखा है, तो यह याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद है जो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था। तो यह पता है आपको कि ऋषिपत्तनम, जो कि सारनाथ में, है ना, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे कौन से नाम से जाना जाता है, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, धम्म चक्र प्रवर्तन, यह ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, इंडिका जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनी, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और यह है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जबकि विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य कहा जाता है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है ना, क्या है? अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति पे पुस्तक है। डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस के राजदूत के रूप में आया था, है ना। और प्लिनी इतिहासकार हैं, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा। इसके बाद देखिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किन्हें? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह काफ़ी, मतलब इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया था और इन्हें बी.ए. स्मिथ ने, है ना, किसने? बी.ए. स्मिथ ने, याद रखेंगे, बी.ए. स्मिथ, जो कि ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे। तो बी.ए. स्मिथ ने यह क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसने कहा है ना, तो आगे जाकर के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। यह दिमाग में रखेंगे, है ना। साथ ही देखिए, पुष्यमित्र जो है सुंग वंश का संस्थापक दिखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक दिखेगा, है ना। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त से संबंधित एक बड़ा ही प्रमुख क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, है ना, जो कि हरिसेन का था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें भाई, हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना, कौन सी चीनी यात्री ने यात्रा किया था, है ना। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? 629-30 ईस्वी में आपका हिनसांग आएगा। यह हिनसांग केवल हर्षवर्धन नहीं, जबकि आप पढ़ेंगे आगे कि पढ़ा होगा आपने कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट के बीच, आपका गुज्जर प्रतिहार, और इधर से आपका पाल वंश था। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश तीनों के बीच होता है। तो यह तीनों वाली एरिया में आपको हिनसांग जाता हुआ नजर आएगा। तो खैर, हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? हिनसांग, जिसकी पुस्तक का नाम है सी.यू. की। क्या? सी.यू. की, ठीक है। यह आपका यात्रियों का, इसे राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है और भी कई, है ना, रूपों में इसे व्याख्यायित किया जाता है। अब आपको बताने हैं कि फाहियान और इत्सिंग किसके दरबार में यह जो आने वाले हैं और कब यह आए थे, है ना। दो चीज़ आपको बतलाना है, बाकी तारानाथ तिब्बती इतिहासकार हैं। अगली देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कुमारगुप्त ठहरेंगे, है ना। कुमारगुप्त और श्रीगुप्त में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कुमारगुप्त। जबकि यही पूछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला कहता, है ना, तो याद रखेंगे आपका धर्मपाल, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, विक्रमशिला आपका कहाँ है? भागलपुर में। वही उदंतपुरी धर्मपाल के पिताजी गोपाल ने
आपका बनवाया था, ये सब पाल वंश से संबंधित है। तो याद रखेंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का है धर्मपाल, उदंतपुर यूनिवर्सिटी का है तो कौन, गोपाल, और नालंदा विश्वविद्यालय का है तो कुमारगुप्त। और इन सबको ध्वस्त करने का काम यह है जो करेगा कौन, बख्तियार खिलजी, है ना। सबको ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी करेगा। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा यह जो है एक प्रकार का अभी क्या है वर्तमान में मस्जिद है ना। यह क्या है, मस्जिद है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी जीतेगा, है ना। और इधर आपका क्या होगा, मुस्लिम सत्ता स्थापित होना शुरू हो जाएगा। और इसी के बाद से आप देखेंगे कि इंडिया में वही टाइम में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बतुल इस्लाम, भारत का प्रथम मस्जिद, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ही तैयार कर दिया गया था। मतलब पहले से कहा जाता है कि यह हिंदू मंदिर था, संभवतः ब्रह्मा या सरस्वती जी का मंदिर था, है ना। और उसे क्या किया गया, हटा कर करके और कोई मतलब ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया गया कि वह क्या हो, मस्जिद हो जाए। तो तब 2.5 दिन में तैयार हो गया था, ठीक है। इसके बाद कहाँ, तो क्या क्या 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम और कुतुब मीनार, ये तीनों है जो बनाने का काम, यह जो आपको कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, यह ध्यान रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की हम बात करें, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी कौन से भाषा में लिखा गया, तो तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है ना। और यह कौन सी भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया। यह बाबर, है ना, 5 बार आक्रमण करता है इंडिया पे। और इस पहले क्या था, फरगाना का शासक था, है ना। फरगाना का शासक था। लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में इसके पिता की मृत्यु होएगी। यह फरगाना का शासक बनेगा, है ना। 14 वर्ष की उम्र में, मतलब 13 से 14 यही उम्र था, कहीं 12 लिखता, कहीं 13, यही आसपास में। इसके बाद है जो इसके हाथ से समरकंद चला जाता है, तो समरकंद को क्या करने, मतलब कब्जा करने जाता है। फिर फरगाना छूटेगा, फिर इसी प्रकार से फिर से फरगाना के लिए आएगा, समरकंद छूटेगा। तो ये कहा जाता है कि फरगाना के चक्कर में समरकंद और समरकंद के चक्कर में फरगाना इसका छूटता है ना। यानी इसके पास कुछ नहीं होगा। इसके बाद अल्टीमेटली, है ना, उसे पता चलेगा भारत के बारे में और भारत पर वह आक्रमण करता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। और मुगल वंश का क्या करेगा, स्थापना करेगा, ठीक है। चलिए, तो इन सभी बातों की चर्चा तुजुक ए बाबरी में किसने किया है, बाबर ने किया है, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे की बात हम करें, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था। आपको पता है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, किसके, महाराणा प्रताप और आपका मुगल शासक अकबर के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ है महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और दूसरी तरफ अकबर। और यहाँ पे अकबर वाली सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व है जो कौन कर रहा था, हकीम खान। अतः हकीम खान सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे है शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहे जाएंगे, जिनका जन्म, है ना, 1627 में या 1630 नहीं, 1627 में इनका जन्म होगा शिवनेर किला में। इसके बाद इनकी काफ़ी कम उम्र में 13-14 साल की उम्र में इनकी शादी होती है। इसके बाद 1644 में पहला यह अपना अभियान को जीतेंगे और 1656 में इन्होंने अपनी रायगढ़ को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। रायगढ़ को राजधानी बनाया था, है ना। इन्होंने 1664 में, 1667 में आपको क्या लूटा भी था, किसे, सूरत को 2 बार इन्होंने लूटा था। इसके बाद और भी हैं इनके संदर्भ में कई सारे फैक्ट्स हैं। 1666 में औरंगजेब है जो क्या करेगा, इन्हें छल से है जो कैद कर लेगा, है ना, जयपुर का किला में, जो कि आपको यूपी में है, जयपुर राजस्थान वाली नहीं बात करी जा रही है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं। इसके बाद अल्टीमेटली इनकी 1680 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनका पुत्र बेगरा फिर आगे शासन करता हुआ नजर आएगा। यहीं से पेशवा बेगरा की आगे फिर उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी। खैर, तो यह ध्यान रखेंगे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, आपको रायगढ़ थी। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो एक चीज़ नहीं दिख रहा है कि एक क्वेश्चन सबसे टच कर दे रहा है, तो आपको, है ना, एक बार ठीक से पढ़ लेने की क्या होती है, ज़रूरत होती है ना। अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट एक बार अच्छे से आप लुसेंट पढ़ लेंगे ना, है ना, आपकी काम हो जाएगी, है ना। आपको 100% स्कोर नहीं करने हैं, लेकिन हाँ ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और आप इजीली कर पाएंगे। रगड़ करके लुसेंट पढ़ लीजिए अभी से। हाँ, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, आपको पता है कि सबसे पहले ब्रिटिश जब आएंगे तो
आपका प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, गवर्नर का पद आएगा। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। फिर आपका 1833 के बाद से है जो भारत का गवर्नर जनरल का पद आ जाएगा, और यह रहेगा 1857 तक, 58 तक कहिए। और इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, 1857 की क्रांति, और इस समय तक पद है जो भारत का गवर्नर जनरल कहला रहा था, ठीक है, जिसमें 1856 से लेकर करके आपका 1862 तक लॉर्ड कैनिंग रहेगा, जिसका पद का केवल नाम बदल कर करके 1858 के एक्ट के तहत, है ना, वायसराय किया जाएगा। तो उस समय कौन था, आपका कैनिंग था। यह ध्यान रखना है ना, यह ध्यान रखना है। देखिए, तो एक आपको कालक्रम है जो चीज़ों का याद होना चाहिए। देखिए, है ना, आपका किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, है ना। तो आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलने वाला आंदोलन था। इसमें कहा गया क्या नॉन कॉपरेशन, यानी अंग्रेज जो मुट्ठी भर अंग्रेज हैं हम पे शासन कर रहे हैं, तो बिना हमारे सहयोग के नहीं कर रहे हैं, तो अतः इनका सहयोग ना किया जाए। और साथ ही कई सारी कांड हो चुकी थी, रॉलेट एक्ट आ चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, तो इससे गांधी जी भी विक्षिप्त थे, और कांग्रेस को उसमें जो युवा वगैरह थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही इन्होंने बोला था कि 1 वर्ष के भीतर मैं आज़ादी दिलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अल्टीमेटली या 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 भी लिखता है, 1922 को क्या होगा, चौरा चौरी हत्याकांड हो जाएगा गोरखपुर में। 22 पुलिस वाले जला दिए जाते हैं, आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, और गांधी जी ने इसी चौरा चौरी को क्या हिमालय से भी बड़ा, एक प्रकार से हिमालय जैसा भूल इन्होंने क्या किया था, बतलाया था, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए बंग भंग आंदोलन। बंग भंग मतलब आपका बंगाल के विभाजन संबंधित है। यह आंदोलन, यह बंगाल विभाजन, आपको पता है फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों की नीति थी। 1905 में क्या करेगा, है ना, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देगा, जो कि 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होएगी, है ना। और इस दौरान इस चीज़ का विरोध करने के लिए भारत में, है ना, स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। यानी कहने का मतलब हम इंडिजिनियस चीज़ों का हम क्या प्रमोशन करेंगे। बाकी असहयोग आंदोलन 1920 से आपका 22 तक चलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक, जो कि भारत का सबसे बड़ा और अंतिम आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह है जो आपका 1930 में आपका शुरू होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अग्रणी रहा, इसमें भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सबसे पहली महिला थी एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला के रूप में, है ना, आपको देखने को मिलेगी कौन, सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 हुआ था, उसी में यह है जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, है ना। जबकि एनी बेसेंट 1917 में है जो पहली बार क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। यह आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए, कुल 3 महिला अध्यक्षता की है, तो एक और महिला का नाम आपको बताना है ना, जिन्होंने कब किया था अध्यक्षता, 1933। चलिए बता देता, नलिनी सेन कौन थी, गुप्ता। चलिए आगे देखें अगली कौन सी है, मैडम कामा ने, मैडम भिक्काजी कामा इनका नाम है, प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था इन्होंने, तो आपको पता होगा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। यह मैडम भिक्काजी कामा जो है ना, यह मैडम भिक्काजी कामा, यह भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की जननी मानी जाती है। यह महिला होकर करके भी, है ना, काफ़ी अग्रणी भूमिका इन्होंने क्या किया था, निभाया था। यही क्रांतिकारी थी एक प्रकार से कहिए, है ना। इसमें देखेंगे तो यह इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया, वंदे मातरम, है ना, समाचार पत्र निकाल कर करके यह क्रांतिकारी भावनाओं को यह क्या करती थी, प्रसार करती थी। मैडम भिक्काजी कामा, स्टुअर्टगार्ड, यह आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, है ना, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया, तो आपको पता होगा कि भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह, है ना, आपको चंपारण में 1917 में देखने को मिलेगा, तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध, है ना। यहीं पे अंग्रेज को झुकाएंगे। एग्रेरियन एक्ट आता है 1918 का, यह क्वेश्चन आपका टीचर वाला में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, तो 1917 में क्या होगा, झुकाएंगे अंग्रेज़ों को
एग्रेरियन एक्ट आता है, अंग्रेज जब झुकता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इन्हें दिया। तो याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ किसने है जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद। इसके बाद देखिए गया में 1922 में अधिवेशन हुआ किसका? कांग्रेस का। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो देख रहे हैं कांग्रेस की अध्यक्षता, यानी कांग्रेस का सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से उसे कवर कर लीजिए, है ना। तो गया का अधिवेशन किया, है ना, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होएगी, ठीक है। तो बिहार में है जो आपको 3 अधिवेशन, उस समय के बिहार की तत्कालीन बिहार में 3 अधिवेशन हुए। एक तो आपको कब होगा? 1912 में होगा, एक 1922 में होगा, एक है जो 1940 में होगा, है ना, एक 1940 में होगा, ठीक है। 40 वाला रामगढ़ में, 22 वाला गया में, 12 वाला बांकीपुर पटना, ठीक है। तो यह आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं इन 3 अधिवेशनों के, ठीक है। चलिए यही गया अधिवेशन होगा, यहीं पे क्या होएगी, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के बाद, है ना, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेंगे। कांग्रेस के अंदर है जो एक नई पार्टी का स्थापना होगा जो कि स्वराज पार्टी कहलाएगा, ठीक है, जिसकी स्थापना 1923 में होगी। इसके बाद देखिए 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि मतलब गांधी जी, है ना, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में एक मान्यता प्रचलित था कि उन सब की ही जीत होगी, मतलब इंडियन की ही जीत होगी, बिहारियों की जीत होगी। कारण क्या है ना, क्योंकि गांधी जी 1917 में झुका चुके थे अंग्रेज को, तो है ना, लोगों को मन में था कि आगे भी हम जीतेंगे, क्योंकि गांधी जी जानते हैं अंग्रेजों को हराने का तरीका। इसके बाद देखिए कौन से क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, है ना। तो असहयोग, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट करता हूँ। तो राहुल सांकृत्यायन जब भी कहे तो या तो पश्चिमी बिहार लिख देगा, है ना, या तो छपरा का इस्तेमाल कर देगा। तो यह कहाँ से थे, आपको छपरा से देखने को मिलेंगे। ये सब नाम, है ना, ध्यान में नहीं रहते जल्दी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है, यह पूछा जा रहा है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा, दरभंगा, डुमराव और हटवा, है ना, इनके महाराजा ने अंग्रेज़ों को 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को, है ना, आदमी भी दिया भाई, अब पैसा भी दिया। तो अंग्रेज को और चाहिए क्या था, दूसरे जगह पे उसे आदमी और पैसा, यही 2 चीज़ तो चाहिए था, ओवरऑल सब काम उसका हो जाता। तो 1857 क्रांति में डुमराव, हटवा, है ना, दरभंगा महाराज ने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, है ना। यही कथन आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी, है ना। तो मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन इन्होंने किया था। यह गठन है जो इन्होंने 1949 में किया था, है ना। और इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी, 26 जून 1950 को। तो 1949 में किया, इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो होगा उनकी मृत्यु से क्या ठीक है पहले अखिल भारतीय संयुक्त, यहाँ टर्म है देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा नहीं है, यहाँ संयुक्त लगा हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा तो 1936 हो जाता, बिहार प्रांतीय किसान सभा तो 1929 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमें थोड़ी सी फोकस होकर करके चीज़ों को देखने हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो उनके मृत्यु से ठीक पहले यानी 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को प्रकाश, है ना, दुर्दशा पर प्रकाश डालने का काम दुखी आत्मा, दुखी हृदय के नाम से, उसमें 3 कठिया व्यवस्था थी, है ना। किसानों की स्थिति खराब थी और इसे पीर मोहम्मद यूनुस नहीं है, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा है जो, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट यह किया हुआ है ना। यूनुस बार बार पाकिस्तान के कारण से नाम आ जाता है। खैर अब देखिए, तो दुखी आत्मा और दुखी हृदय छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर फोकस किया है पीर मोहम्मद, है ना, मुनीस ने, ठीक है। नहीं यूनुस खान वाली बात आती है तो वही से आ जाती है दिमाग में, ठीक है। पाकिस्तान का प्रभाव हमारे दिल दिमाग पे रहता ही है। खैर किस साल रेगुलेटिंग एक्ट है जो पारित किया गया, तो यह आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी
शासन की बागडोर इंडिया में लेगी, है ना, 1773 के क्या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जबकि 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, है ना। 1773 में क्या होगा, यही, है ना, 20 वर्ष के लिए एक्ट आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में, कि नेहरू रिपोर्ट ब्लैंक की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था। तो आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था, और क्या किस लिए आया था, कि भारत में संवैधानिक शासन है, जो संवैधानिक व्यवस्था है जो लाया जाए। इसमें 1928 में आपको पता है कि 27 में गठित, 28 में आपका साइमन कमीशन आया था, ठीक है, जिसका विरोध किया गया था इंडिया में, है ना। और उसने क्या किया था, एक है जो चुनौती दिया था, है ना। भारत का सचिव उस समय लॉर्ड कौन था, बर्केन था। वो बोला कि, है ना, तुम लोग ठीक है डिमांड कर रहे हो कि संविधान बने, तुम खुद ही बना करके हमें दे दो, और जिसे सब लोग क्या करें, स्वीकार करें। और यही चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया था, और नेहरू रिपोर्ट है जो प्रस्तुत किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है, याद रखेंगे, है ना। अब ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखने चाहिए। कांग्रेस की स्थापना से आप याद रखेंगे 1885 में, है ना, 1885 में। आगे देखिए, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, आपको यह पता है। ये गोलमेज कुछ नहीं है ना, बस गोल, मेज मतलब बैठने वाला, आप समझते हैं, ठीक है, राउंड टेबल इसे बोला जाता है, जिस पे लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि 1930 से चीज़ें शुरू होएगी, है ना। 1930 से साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंडियन को भी बुलाया जाता है। तो 1930 से क्या होगा, आपको 3 बार है जो गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में बुलाया जाएगा, है ना। तो 30 होगा, फिर 1931, फिर 1932 होगा, ठीक है। 1931 में प्रथम होगा, 32 में द्वितीय होगा, और 31 में द्वितीय होगा और 32 में तृतीय होगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि 30 में 31 लगता है कि 31 1 है, 32 2 है। यही कारण से बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को है जो पूछता है। तो 30 में प्रथम हुआ था, 31 में द्वितीय और 32 में हुआ था तृतीय, जिसमें द्वितीय में, है ना, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, एक तो भीमराव अम्बेडकर और एक तेज बहादुर सप्रू आपको देखने को मिलेंगे, है ना। गांधी जी ऐसे ही मुँह लटका करके कहिए कि आ गए थे एक प्रकार से, कोई बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं बनी थी। खैर आगे देखिए, नेक्स्ट 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, यानी 1900 समथिंग में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 1900 समथिंग यानी शुरू की बात कर रहा है। आपको पता है कि 1907 में, है ना, कांग्रेस का विभाजन, है ना, होता है, जिसमें गरम दल नरम दल आपको विभाजित होते हुए दिखेंगे, है ना। गरम दल वाले लोग क्या करते हैं कि कांग्रेस है जो याचना करने वाली संस्था है, 3 दिन का तमाशा है ना, मेढक की तरह साल में एक बार टटराएंगे, कुछ नहीं होगा। अतः कांग्रेस से कुछ होने को नहीं है। अतः उनके रणनीतियों पर, है ना, किस प्रकार से, उद्देश्य तो ठीक था कि चलिए, है ना, भारतीयों को है जो विभिन्न प्रकार का प्रतिनिधित्व दिलाने हैं, सामाजिक आर्थिक उत्थान करने हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम कर रहे थे, रणनीति उनकी थी, स्ट्रैटेजी थी, वह ठीक नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिए, कैथरीन मेयो, आपका एल्डस हक्सेले, चार्ल्स इंडूज और विलियम टेगबी, है ना, CF इंडूज वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो इन सब में क्या कॉमन क्या था, आम रिश्ता क्या था। तो ये सभी के सभी जो थे, ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की जो उस समय की हालात थी उस पर इन्होंने क्या लिखा था, है ना, टिप्पणी लिखने का काम किया था। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन हमारी होगी, है ना, अगली क्वेश्चन क्या है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। यह लिखने वाले कौन हैं, आपके राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका मतलब यहाँ से आप टॉपिक ढूंढिए, चीज़ों को कवर कर लीजिए, यही तरीका है ना। लास्ट टाइम में यही होता है, और क्वेश्चन बैंक पढ़ने का भी यही बेनिफिट है कि कौन सी चीज़ें याद है नहीं है। याद है तो ठीक है, आगे बढ़ गए, नहीं तो उनसे हम बुक से हम चीज़ों को कवर कर लिए। अब चाहते तो हम एक नारा का पूरा लिस्ट आपको दे सकते थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। जैसा कि हम देते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा भारी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ,
1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। अब देखिए हम लोग तो समझते हैं क्या कि एक तो बात की जाती है स्वराज की, एक बात की जाती है पूर्ण स्वराज की, है ना, और यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात है। तो 1921 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे हजरत मोहनी। उस समय CR दास जेल में थे, तो हजरत मोहनी ने अध्यक्षता किया था और वहीं पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। लेकिन यही बात करा जाए स्वराज की बात, तो कांग्रेस के मन से 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में उठी थी। स्वराज शब्द दिया है तो दयानंद सरस्वती ने, लेकिन स्वराज शब्द कांग्रेस के मन से यूज हुआ है 1906 में, और पूर्ण स्वराज की बात 1929 में, है ना, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में करी गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे PT नेहरू। तो याद रखेंगे 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात है जो हजरत मोहनी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी, हाँ, तो अब यहाँ पे आपका ज्योग्राफी आ गया, तो हिस्ट्री की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से छोटी छोटी आपकी वीडियोस रहेगी, तो थोड़ा आप स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे, टाइम कम लगेगा, और हिस्ट्री वाली चीज़ें आसान होती है, मोर और लेस लोग पढ़े होते हैं, इसके कारण से बहुत ज़्यादा हम आगे इसमें नहीं जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।